लोग एक नए सब्जेक्ट इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं और इतिहास से आप किसी भी एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी शिक्षक हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, यूपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीपीएफ हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और आजकल ऐसा नहीं कि केवल मॉडर्न से ही पूछता, हाँ विशेष मॉडर्न से पूछता है, लेकिन एंशिएंट भी जरूरी है, एंशिएंट से भी क्वेश्चन पूछता है, मेडिवल भी जरूरी है, मेडिवल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, तो उससे पहले हम लोग ऐसा जानिए आखिर जीके जीएस क्यों जरूरी है। अभी बिहार पुलिस का एग्जाम चल रहा है, 2 चरण एग्जाम हो चुके हैं, 4 चरण और बाकी है, कल 1 चरण है। अब मोबाइल से अलग हो जाइए ना, उसको दिखाओ, आके मोबाइल तोड़ देंगे, अरे मोबाइल तोड़ देंगे, मोबाइल पॉकेट में रखिए, क्लास चल रहा, मोबाइल में चैट कर रहे, गेम खेल रहा था, चैट कर रहा था। सही से बोले, जे झूठ बोलेगा बाप में मर जाए। क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था। सही से बोल रहा, नहीं मोबाइल में आप क्या कर रहे थे? तो कर क्या रहा था? मैं अभी क्लास स्टार्ट हो गया तो सब दुनिया छोड़ के हमारे पास आएगा ना। आइए, तो हमने कहा हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच बहुत अच्छा। हाँ सपना पोदार, चलो भाई जिसका जिसका बैच हो गया है बहुत अच्छी बात, जिसका नहीं हुआ सर, ये सर न्यू फाउंडेशन बैच है। बिल्कुल प्रियांशु जी, तो पहले जीके जीएस क्यों जरूरी है? आजकल कोई भी एग्जाम है उसमें जीके जीएस जरूरी है। एगो बाबू का गुरु जी, सावन का महीना चल रहा है, शंखनाद कर दिया जाए। लावे भाई, सावन का मौसम है, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। क्या मेरा 20 को एग्जाम था दरभंगा में, वहां का क्वेश्चन भी अब हमको वायरल हो रहा भैया, इससे क्वेश्चन 20 के बाद वायरल हो रहा है, 21 के बाद वायरल हो रहा है। नो इफेक्टेड ऑन एग्जाम। चलिए, बउआ ने कहा कि सर शंखनाद होना चाहिए तो मनोकामना पूरी होना चाहिए क्या? चलिए, शंखनाद से हर प्रियांशु। चलिए सभी लोग, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब लोग एक बार अपने अपने आराध्य देव ईश्वर अल्लाह, जो जिनके आराध्य हैं उनको स्मरण करते हुए ईश्वर से आराधना करेंगे कि एक नया शक्ति, एक नया जोश, एक नया उमंग दे, ताकि 2025 में जो प्रदीप सर ने कहा है अब की बार बेरोजगारी पर, क्योंकि है ऐसा केवल फेंकने की बात है, ऐसा सिचुएशन है, इलेक्शन का वर्ष है, कई वैकेंसी अभी लाइन में रखा हुआ है। अगस्त जैसे ही आएगा, आजादी का महीना जब ये आएगा, तो आपके लिए देखिए इतना इतना भाव में एक साथ इतना इतना दे देगा कि आप दिमाग में कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फॉर्म भरे। बीपीएससी शिक्षक भरे, आज बीपीएससी शिक्षक का कल एगो बता रहा था कि अगस्त नहीं सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर में एग्जाम होगा। भैया जो भी हो, हमने पहले कहा कि जो अगस्त में ही नोटिफिकेशन काहे ना आ जाए। आप तैयार रहना, उसके लिए आपको सारे सेगमेंट पर, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना जरूरी है। तो पहले हम लोग हाँ शंखनाद कर ले।
हर 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 महादेव। चलो भाई, अब तो स्टार्ट हो चुकी है, बिगुल बज चुकी है, तो पहले 5-10 मिनट गुआरे इसको जरा सा धो के रख दीजिएगा। पहले जरा सा 5 मिनट के लिए चर्चा कर ले। गर्मी है, बेकार के है, तो चाय पी ले पहले, ठोठी गरम कर लेते हैं। गर्मी ऊपर से दिख रहा है, भीतर भीतर चाय पे चर्चा हो जाए, क्या बात है। चलो भाई, चाय पे चर्चा के लिए जीएस की चर्चा। यह सभी के लिए जरूरी है, चाहे बीपीएससी, सिविल सेवा हो, या बीपीएससी शिक्षक हो, या यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सिविल सेवा हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, या बिहार एग्जाम हो, या अदर स्टेट एग्जाम हो, सबके लिए, हाँ आप लोग बतिया लीजिए, तो बतिया लीजिए, सबके लिए यह जरूरी है। एसएससी हो, रेलवे हो, या एसएससी का कोई एमटीएस हो, या सीएचएसएल हो, या सीपीएफ हो, या और भी एसएससी का जितने भी हो, स्टेनो में हो, सब में जीके जीएस जरूरी है। अब यहां से क्वेश्चन एसएससी में, सेंट्रल लेवल के एसएससी और बिहार लेवल के एसएससी में अंतर है। सेंट्रल लेवल के एसएससी में इंग्लिश भी जरूरी है, बिहार में इंग्लिश नहीं है। हालांकि बिहार पुलिस में 4-5 को इंग्लिश पूछा जा रहा है, बिहार दरोगा में भी 2-3 को इंग्लिश डाल दिया गया। लेकिन ध्यान देना, इस सब में एक वाइटल, एक महत्वपूर्ण कड़ी है कौन? जनरल स्टडीज। हम लोग केवल जनरल स्टडीज करते हैं। बहुत लोग विद्वान बनाने के लिए पढ़ाते हैं, बहुत लोग विद्वान बनने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा ऐसा पढ़ाई होगा आपको भी मास्टरों से, आपके माध्यम से, और आपको खुद माध्यम से। इतना पढ़िएगा कि पढ़ते 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 रह गए, तब तक उम्र खत्म हो गया, रिजल्ट तो नहीं निकला। तो भाई इससे अर्थ क्या होता है? आप लक्ष्य जब बनाते हो, जो लक्ष्य आपका है, आप जब लक्ष्य बनाते हो तो इस लक्ष्य को भेदने के लिए उपाय, सबसे पहला उपाय है कि क्या करें जो हम इस लक्ष्य को भेद पाएंगे। और दूसरा बनता है रेलर का बकलोला, सब सुन लेने, बाकल धिया पुता कहीं का, एकदम मरुस्थल से उठ के आगे है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, गपियाने में लगा हुआ है। हम लोग लक्ष्य, पहले तो भाई आप गांव से पटना आए, पहली बार तो जरूर आए होंगे, तो फिर दोबारा आएंगे। पहली बार आने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, यदि कोई आपका साथ में न रहा होगा तो। यदि किसी के साथ आ रहे तो भैया उसको रास्ता देख ले। तो माता पिता जी समझा के, बुआ है बस स्टैंड पर नहीं उतरिया, बीच में कतो उतरिया नहीं, नाश्ता पीना बना के दिए होंगे, ठकुआ, पुरुखिया, कटुआ, नमकीन, चूड़ा का भुज्जा, अचार, क्या चिप्स, कुमरौरी, मुरौरी, ये सब बना के दिए होंगे। कि ये सब इमरजेंसी में कहीं मार्केट जाना नहीं, मार्केट और जाने के लिए मना करते हैं भाई। तो क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? यदि आप घर से निकले हो पटना आने के लिए, यदि आपको सब रास्ता बता दिया कि भैया वहां घर से निकलना, दिल्ली मोड़ जाना, दिल्ली मोड़ में बस पकड़ना और सीधे पटना उतरेगा, अगमकुआं पुल पर उतर जाना, वहां से टेम्पू लेना,
सीधे टेम्पू वाला आपके डेरा तक पहुंचा देगा, या स्टैंड चल जाना, स्टैंड जाएगा तो ज्यादा लफड़ा है, इधरे उतर जाना। यदि कोई अनजान व्यक्ति होगा जो पटना कभी नहीं होगा, उसको कैसे कैसे व्यू है पते नहीं, देखा है बॉस पकड़ जाना। अब बॉस वाला रोका है मुजफ्फरपुर लाइन होटल पर, उतर गया, उतरी है, जिसको नाश्ता पानी करना है उतर जाइए। अब जाके नाश्ता पानी कर रहा है, गपिया रहा है, तब तक बॉस निकल गया, या बॉस जा रहा है तो वो दौड़ दौड़ के पकड़ रहा है। इसका मतलब उसका क्या है, एक्सपीरियंस का अभाव है। नहीं तो अभी क्या है, आप लोग का 2 बार 3 बार आ चुके होंगे, तो आप लोग कुछ नहीं, नाश्तों के लिए नहीं उतरते, किया जाएगा 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये खर्चा करने के लिए, चल घरे चलते। ताकि लक्ष्य पहले है कि पटना आना है, तो पटना आना है, तो रास्ते में कई व्याधियां आती है, कई रुकावट आता है, बैरियर आता है, ब्रेकर आता है। उस ब्रेकर को तोड़ते हुए आप पटना आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई पटने जाना है तो चलो, प्रत्येक का दरभंगा से या रोहतास से, कैमूर से, सुपौल से जितना चौक है उतना चौक का नाम याद है? यस या नो? याद है? जा कोई बोले, 10 को बोला। आप घर से चले हैं, जितना गांव से आने में, पटना आने में जितना चौक है उतना चौक कितने को याद है? हाथ जाइएगा। एगो की याद है, 2 गो की याद है, सब चौक याद है, जितना चौक है सब याद है। क्या बात करते हैं, मेन चौक नहीं याद होगा? मेन चौक नहीं याद होगा? बकलोते जहां जा रुकता वही नहीं याद होगा, जहां जा स्टॉपेज वही नहीं याद होगा, और उसके रास्ते में जितना भी चौक पड़ता सब चौक याद है। वही तो पूछना चाहेगा, हमरा याद है तो हमरा याद है। वो तो बस स्टॉपेज है इसीलिए वहां याद है कि उसके बाद वहां रुकेगा, उसके बाद वहां रुकेगा। हावड़ा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन जो एक्सप्रेस है, वो छोटका छोटका होल्ट पे नहीं रुकता है, जंक्शन पे रुकता है या बड़ा स्टेशन पे रुकता है। तो अब दिल्ली, हावड़ा से दिल्ली जाने वाला ट्रेन में बैठे यात्री को होल्ट का नाम नहीं याद होगा। जहां जहां ट्रेन रुकती है वहां वहां नाम याद होगा कि इसके बाद पटना सिटी में रुकेगा, उसके बाद राजेंद्र नगर, नहीं तो पटना जंक्शन रुकेगा, उसके एक के बाद सीधे आरा रुकेगा। आरा के बाद सीधे जाएगा मुगल सराय। मुगल सराय मतलब मेन स्टेशन जहां जहां रुकता है वो याद है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब आए हैं तैयारी करने के लिए, हिस्ट्री में आपका एक बुक है, हिस्ट्री का बुक ला रहे, ये हिस्ट्री का बुक है। इसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड सेक्शन रखा हुआ है। इसके साथ साथ कहते हैं कॉपी भी लाने के लिए। जब इस बुक को हटाएंगे, एक तीनों का सेक्शन लेंगे, एंशिएंट का एक सेक्शन लेंगे, मॉडर्न का एक सेक्शन लेंगे, मेडिवल का एक सेक्शन लेंगे, तो आपका 3 बुक हो जाती है। मोटी मोटी बुक है। कभी किताब दुकान पे जाने का मन हो तो कहिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का केसी श्रीवास्तव का किताब दीजिए। इतनी मोटी किताब है, केवल एंशिएंट हिस्ट्री का, इतनी मोटी किताब है। मेडिवल हिस्ट्री का लेने जाएंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में 2 गो किताब देगा, वो दिल्ली सल्तनत का अलग देगा, एगो मुगल काल का अलग देगा। मतलब एगो इतनी मोटी किताब है, मुगल काल का इतनी मोटी किताब है। मॉडर्न लेने जाएंगे तो मॉडर्न में भी 2 गो किताब देगा। एगो देगा क्या, कंपनी के शासन का 1857 से पहले BL ग्रोवर का दे देगा, एगो दे देगा बिपिन चंद्रा का दे देगा। बिपिन चंद्रा का देगा 1857 से लेकर 1947, और उसका एक और वॉल्यूम निकला 1947 के बाद। तो केवल इतिहास में एंशिएंट में 1, मेडिवल में 2 और मॉडर्न में 2, 3, 2, 5 किताब केवल एंशिएंट का होता है, में हिस्ट्री का होता है। ज्योग्राफी में जाएंगे तो इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड का फिजिकल अलग है, वर्ल्ड का इकोनॉमिकल अलग है, वर्ल्ड का ह्यूमन ज्योग्राफी अलग है। तो 3-3, 4-4 बुक हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 गो किताब है अलग अलग। फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। तो भैया किताब, केवल किताबें देखते जाएंगे तो टेबल पे इतना किताब हो जाएगा, पागल चला, माथा दर्द हो गया पहले। अरे भाई इतना पढ़ना पड़ेगा। मनोहर पोथी का किताब तो सबके पास होगा, मनोहर पोथी का किताब सबके पास होगा। कौन सा, लुसेंट हो, क्रॉन हो, ये सब तो सबके पास होगा। क्या
और वो प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। शालिग्राम जी प्रारंभिक बिंदु उससे माना जाता है। तो आखिर ध्यान देना, आखिर हमने कहा लक्ष्य को पहले तो साध के ही आए हैं। पटना आए हैं तो हो सकता है किसी का प्लान होगा कि बिहार दरोगा बनना है, किसी का प्लान होगा बीपीएससी शिक्षक जाना है, किसी का प्लान होगा रेलवे में जाएंगे, किसी का, यह सब ऑलरेडी कुछ ना कुछ सोच के है। पहले के जमाना नहीं था। आज 2000 ईस्वी से पहले के जमाने में लोग मैट्रिक करते थे, उनको कोई सोच समझ ही नहीं है। इंटर कर लिए, कोई सोच समझ ही नहीं है। ऑनर्स में नाम लिखा लिए, कोई सोच समझ नहीं है। ऑनर्स क्लियर हो गया तब सोचा जाता था अब हम क्या करें। तब उसके बाद ऑनर्स के बाद सारे रास्ते खुले निकल आते थे। भाई तो सही है, मैट्रिक लेवल का कोई एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम होता है मिनिमम इंटर लेवल का। इंटर लेवल में एमटीएस जाएंगे, इंटर लेवल में बिहार पुलिस जाएंगे, इंटर लेवल में रेलवे भी है, इंटर लेवल में एसएससी सीएचएसएल है। तो हमने कहा इंटर लेवल, केवल इंटर करेंगे तो वही एग्जाम सब देंगे। ऑनर्स आपका हो जाएगा तो इंटरो वाला एग्जाम दीजिएगा, ऑनर्सो वाला भी एग्जाम दीजिएगा। अब यहां से इस कंडीशन फिर आया कि यदि आप ऑनर्स तक चल चुके हैं तो आपके पास सारा बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी दे सकते हैं, एसएससी दे सकते हैं, रेलवे दे सकते हैं, मतलब सब रास्ता खुला हुआ है। तो अब यहां से लक्ष्य जब साध लिए हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति का रास्ता आपको पता होना चाहिए। अब रास्ते में कोई यहां से इको पार्क गया है? कोई जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा यस या नो। कितने आदमी नहीं गए हाथ उठाइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नहीं जाना है। अब हम आपको इको पार्क का रास्ता बता दिया कि चलो इको पार्क का हम रास्ता बताते हैं। यहां से बउआ जाना, कोचिंग के बाहर में टेम्पू पकड़ लेना, टेम्पू से आप बिकना पारी चल जाना, बिकना पारी से फिर टेम्पू लेना, चल जाना, वो टेम्पू छोड़ देना, फिर टेम्पू पकड़ना, चल जाना खजांची रोड, फिर टेम्पू छोड़ देना, फिर टेम्पू लेना, चल जाना गांधी मैदान, गांधी मैदान से फिर टेम्पू छोड़ देना, चल जाना स्टेशन, स्टेशन से फिर टेम्पू छोड़ देना, फिर नया दूसरा टेम्पू लेना, कहना बेरी रोड ले चलिए, बेरी रोड में फिर टेम्पू छोड़ देना, कहना पूर्णा सचिवालय ले चलिए, आप पूर्णा सचिवालय में टेम्पू छोड़ देना, उतर के जाना पैदल, चूंकि उधर टेम्पू नहीं जाता है। इतना कहेंगे सर रह दीजिए, रह दीजिए, नहीं जाएंगे, रह दीजिए। लेकिन हम कहेंगे कुछ नहीं, यहां से हवा हवाई रिजर्व कर लेना, कहना भैया लिए 100 की इको पार्क जाना है, कितना रुपया लीजिएगा? कहेगा 200 रुपया है, 150 रुपया लीजिए, 150 रुपया देना, कहीं टेम्पू नहीं छोड़ना पड़ेगा। हराराते हुए हवा हवाई लेके इको पार्क के गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 में जाके छोड़ देगा। जो गेट पर जाना है, गेट नंबर 1 पर जाएगा तो हरियरी कम मिलेगा, गेट नंबर 2 पर जाएगा हरियरी ज्यादा मिलेगा। मकल तू सब बुझबे नहीं किया है, ताली बजा दिया। गेट नंबर 1 पर जाइएगा, बच्चा सब वाला झूला सब है, ढेर सारा, पेड़ पौधा कम है वहां पर, केवल झूला तोला है। आ गेट नंबर 2 पर जाइएगा तो उधर झील है, झरना है, हरे हरे पेड़ पौधे हैं। हाँ तो जिस जो धिया बुता लेके जाता है तो वो गेट नंबर 1 पे उतरता है, क्योंकि दिया बता उधर जाके क्या करेगा? खराबी ये करेगा। आधा तू सब इधर हो, मन जाने का मनो होता है तब आप परिवार है। यदि कोई अकेले जाता है या दुकेले जाता है, तिकेले जाता है, तब जाके मतलब जो युवा वर्ग जाता है वो इधर नहीं रह के उधर जाता है। उधर हरे हरे एकदम सावन का मौसम है, देखिएगा खूब हरियाली है। अब हमने एक लाइन क्या कहा? हमने कहा जब आपको लक्ष्य कर पता है और लक्ष्य जाने का रास्ता भी छोटा पता चल गया, अब एक बड़का रास्ता ही हो गया। आएगा सीधे पे कर्ण बना दिए, लंबा आधार को जोड़ के कर्ण बना दिए, तो इस रास्ते पे जाने में आपको सरलता महसूस होती है, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर आपको जो गाइड कर रहा है वो इस रास्ते पर खुद कई बार चला हुआ है। तो पता है कि भैया ये एरिया ये खतरनाक है, यह एरिया यह खतरनाक है, यहां नहीं रुकना चाहिए, सीधे बढ़ते रहना चाहिए। अब रही बात जो लक्ष्य साध चुके हैं, आप निश्चित तौर पे ऊर्जावान है, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर है, तब तो यहां आए हुए ऑनलाइन में
ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। माता पिता के स्वप्न को पूरा करना है तो आपको पहले अपने आप को पहचानना पड़ेगा, मैं कर सकता हूं। दूसरा क्या कर रहा है, छोटकी क्या कर रही है, बड़की क्या पढ़ रही है, छोटका क्या पढ़ रहा है, नहीं छोटका बड़का कोई साथ नहीं देगा। सगे भाई सगे बहन भी क्लास कर रहे हो, एक के साथ फॉर्म भरे होंगे, तो बड़की कहेगी, बड़का कहेगा हे भगवान हमरा ही होने दीजिएगा, छोटका का इस बार उम्र है। छोटका कहेगा हे भगवान बड़का का उम्र बहुत हो चुका है, बड़का का हमरे जाए दीजिए, हम बड़का को खींच लेंगे। मतलब अपना सहोदर है फिर भी वहां पर हो रहा है कंपटीशन, तो भैया हमारा तोरा अलग अलग में तो कंपटीशन होना जायज है। अब यहां से क्वेश्चन रहेगा कि भाई आप जो कंपटीशन के लिए आए हो तो पहले प्लान बन के आना और रास्ते में जो अवरोध है उसको हटा देना, मतलब दोस्ती को कम करना, मोबाइल का उपयोग वही करना जो आपके करियर से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। रील्स ऐसा बीमारी है, यदि एगो देखिएगा खत्म होने से पहले तुरंत ऊपर उंगली चल जाएगा। 1 घंटा आप देखिएगा, 2 घंटा देखिएगा, पता नहीं चलेगा कि 2 घंटा कब बीत गया। आप पढ़ रहे हो, इतिहास के लिए पढ़ने बैठे हैं कि रिवीजन करेंगे इतिहास पहला टॉपिक, अब पता चल रील्स में जैसे घुसे तो रील्स कर आ बेटा एक बार पहले हमको देख, जैसे देख के यदि सामने वाला थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुरा दिया तो देखिए आपका जीवन खत्म हो गया। अब भले ही वो अपना गपशप में हंसते हंसते बात कर रहे थे, आप मुस्कुराते हुए आपके तरफ दिखा गया, आपको लगा अरे भाई हमारा देख के हंसल को रे, सामने वाले को कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो आपको देखिए नहीं। अब आप सामने वाले को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए अपने आप को बन ठन के आने लगे हैं, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय देने लगे। क्लास चल रहा है और सिर कहीं और झुका हुआ है। ये सब हंसो नहीं, ये सब चेता रहे हैं, ये सब मन लगने के लिए नहीं बता रहे हैं। जब ऐसा होने लगे तो समझो तू अपने माता पिता का स्वप्न को पूरा करने का अब उम्दा नहीं रख रहा है। इस सब को काम करेंगे, कम करेंगे। बाबा कहते हैं किसका मन नहीं है कि हम चांद पर जाएं, किसके पास मन नहीं है कि हमारे पास बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होना चाहिए, हाँ एगो दूगो दोस्त होना चाहिए, एगो दूगो दोस्त लड़का दोस्त भी होना चाहिए, एगो दूगो लड़की दोस्त भी होना चाहिए। भैया ये कब होगा, जब आप सब कुछ से मुक्त हो जाइए। आपका अभी का पहला लक्ष्य क्या है, आपका पहला उद्देश्य है लन लिफाफा को छोड़ो, एग्जामिनेशन से रिश्ता जोड़ो। अब जब एग्जामिनेशन और अपनी तैयारी से रिश्ता जोड़ने लगेगा तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन देख रहा है, आपको देखकर कौन हंस रहा है। हंसने दोनों, आज जो आपको देखकर हंस रहा है कल आपका जब रिजल्ट होगा तो पहला सलाम वही ठोकेगा। आज आपको जो देखकर इग्नोर कर रहा है, आपका रिजल्ट हो जाएगा तो ऑटोग्राफ प्लीज, आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। अभी मोबाइल नंबर देबो कीजिएगा तो हमारा पास आएगा, देखिए सर हमारा पास आएगा तो हमारा जूता खुले रहता है, जुतिया देते हैं। यदि जॉब हो जाएगा, स्टेज पर आइएगा तो सबके मन में होगा कि कहाँ के हैं भाई, तो फलना के, अच्छा फलना में कहाँ के, फलना के, अच्छा अपना जरा नंबर दीजिएगा, कोई बात होगा। भैया एक लाइन कहेंगे, आप जब खुद के प्रति ज्यादा सजग होगे तभी जाके दूसरे से आप इग्नोर करोगे, और दूसरा से इग्नोर जिस दिन आप करने लगे समझ जाना अगले साल आपका रिजल्ट होने वाला है। तो अब आइए, ये तो लक्ष्य के प्रति बातें थी। उसके बाद चलो सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं। जीके जीएस में कई सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। जीएस का हमने कहा जनरल स्टडीज, कोई बीसीएस से नहीं बनना है। पटना के कई ऐसे शिक्षक है आपको इतना विद्वान बना देंगे, इतना विद्वान बना देंगे कि एग्जाम नहीं पास कीजिएगा। हंसो नहीं, सच्चाई है। बिहार पुलिस में इस बार देखो ना, फेंकने वाला मास्टर सब कहेगा कि हमारा 100% लड़ गया। नहीं सच में इस पे चोट लगता है यार, क्या कितना भी इतना झूठ मत बोलो। लड़का सब एग्जाम दे के आया होगा, ऊपर कह रहा होगा, उसका
पता चल उसके दिल में आपके प्रति क्या श्रद्धा। जो एग्जाम नहीं दिया है वो तो आपको भगवान मान रहा है कि बाप रे बाप इतना परसेंट ऑप्शन के साथ ऑप्शन तक लड़ा दिए भैया। ऐसा कोई ठोक के बोल सकता तो वो केवल कौटिल्य जी एस प्रदीप सर है। क्योंकि हम फेंकने की बात नहीं करते, सब यूट्यूब चैनल पे है, सारा डिस्कशन यूट्यूब चैनल पे, सारा क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है। यदि हम झूठ बोले रहेंगे, लड़का कहेगा सर आपका 25 को डिस्कशन देखे हैं, एक को क्वेश्चन नहीं बोला है, नहीं आया है, और न ही डिस्कशन में को क्वेश्चन आया है। हमने पहले कहा कि भाई हम जो पढ़ाएंगे 80% क्वेश्चन लड़ जाएगा, 80% क्वेश्चन लड़ने, 60% डायरेक्ट लड़ेगा बिना कोई छेड़छाड़ का। 20% के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज वही रहेगा, उसको उलट फेर करना पड़ेगा आपको। 80% जब किसी एग्जाम में आप 80% सॉल्व कर देते हो तो दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं रोकता है। यही बिहार पुलिस का निगेटिव मार्किंग नहीं है, सब लोग 100 में 100 बना रहा है। अब 100 में 100 बना रहा है। यही बिहार दरोगा का एग्जाम रहता तो वहां पर निगेटिव है, बीपीएससी सिविल सेवा में निगेटिव है, बीपीएससी शिक्षक में। अब यहां पर जहां रेलवे में निगेटिव है, एसएससी में निगेटिव है, निगेटिव कहां नहीं है तो निगेटिव बिहार पुलिस में नहीं। इसे ठोक दो भाई, 100 ठोक क्या ना। हमने एक लाइन कहा कि आखिर बिहार पुलिस का ही टारगेट हम क्यों करेंगे, टारगेट थोड़ा बड़ा करेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, भले ही माउंट केटू पर आके गिरेंगे, कंचनजंगा पर आके गिरेंगे, नंदा देवी पर आके गिरेंगे, मतलब बड़ा सा रहेगा। तो ये तो नहीं होगा कि मैदान में आके गिरेंगे, कोई ना कोई पर्वत पर टकरा के रुकेंगे। तो हमने कहा क्वेश्चन जीएस में कई सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री 4 सेक्शन, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और छोटा सा सेगमेंट होता है क्या, विश्व इतिहास। ये 4 सेक्शन हिस्ट्री में होते हैं। यदि ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी में भी विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक मतलब यदि आप बिहार की तैयारी करते हैं तो बिहार ज्योग्राफी, रीजनल झारखंड की तैयारी कर झारखंड का भूगोल, उत्तर प्रदेश पीसीएस देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड देने जा रहे हैं उत्तराखंड का, तो क्या हुआ क्षेत्रीय हो जाएगा, बिहार स्पेशल हो जाएगा। यदि आप पोएट्री देखते हैं तो पोएट्री में हमारा संविधान और हमारी संसद, अब संविधान और संसद को कंबाइंड लेके चलते, संसदीय कार्य प्रणाली कैसे कैसे। क्वेश्चन हम लोग कहा हमारे देश में सर्वोच्च विधायिका कौन है, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है भाई, संसद के पास। लेकिन एकीकृत न्यायालय में सर्वोच्च स्थान सुप्रीम कोर्ट का है। भारत में जो कानून बनता है उसका आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट। भी संविधान के बाहर कोई कानून नहीं बना सकता है, संविधान के अधीन ही सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाता है। तो अब यहां से सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्राधिकार वृद्धि कौन कर सकता है, संसद, घटा नहीं। तो आखिर पॉलिटी में संविधान और संसद वाली बात होती है। क्वेश्चन जगह इकोनॉमिक्स जाएंगे, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक होता है कंसेप्ट, सिद्धांत, और एक होता है समसामयिकी, करेंट, समसामयिकी। दोनों से क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट में राष्ट्रीय आय है, मांग का नियम है, उत्पत्ति का नियम है, बाजार का नियम है, विश्व के अर्थव्यवस्था का स्वरूप है। और करेंट में इसी में क्या है, बैंकिंग संबंधी करेंट से जोड़ेंगे तो वर्तमान में बैंक रेट कितना है, वर्तमान में सीआरआर कितना है वर्तमान में।
SLR कितना वर्तमान है, रेपो रेट कितना है, वर्तमान का GDP क्या है, वर्तमान का SD ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में क्या स्थान है, उसका क्या कैरेक्टेरिया है। तो मतलब इकोनॉमिक्स में दोनों आधार पर लेते हैं। उसके बाद चलो भाई साइंस लेते हैं। साइंस में तीनों सेक्शन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस बायोलॉजी है। बायोलॉजी को क्या कहते हैं? लाइफ साइंस कहते हैं, जीवंत चीज है। फिजिक्स लाइफ साइंस नहीं, आप बैठे हुए फिजिक्स है, हम लोग लाइव पंखा में फिजिक्स है, ट्यूबलाइट में फिजिक्स है, दीवार में फिजिक्स है, धूप में फिजिक्स है, तब फिजिक्स हो गया। फिजिक्स को केमिस्ट्री से सिद्ध किया जा सकता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री को किससे? बायोलॉजी के द्वारा और भी लाइव करके सिद्ध किया जा सकता है। अब यहां से क्वेश्चन, इसी बायोलॉजी में एक टॉपिक आजकल बड़ा पूछना लगा है, इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें हम लोग का जैव विकास का टॉपिक होता है, उसके अधीन उस टॉपिक को पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित सारे का सारा क्वेश्चन हो जाता है। अब इकोनॉमिक्स हो गया, अब क्या है भैया? फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट हो गया। अब चलो दो गो चीज, करंट भी इसी में आ जाए। उसके बाद और आता है एक विविध वाला टॉपिक आता है, स्टैटिक जीके कहते हैं, विविध एवं सम करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब यह स्टैटिक इसीलिए स्टैटिक कहते हैं क्योंकि इसमें बदलाव की संभावना नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जो 26 जनवरी 1950 से है, मतलब 50 से आज तक उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। भारत की राजधानी 1911 में घोषणा हुआ दिल्ली, अब बना कब? 12 में। 1931 से बन गया नई दिल्ली। 1931 से लेकर 2025 चल रहा है, राजधानी कहां है? नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय दस्तावेज श्वेत पत्र है, जो 1950 से मान्यता मिला आज तक। मतलब जो सब्जेक्ट में, जो करंट में, चूंकि करंट वैसा करंट जिसमें कभी चेंज नहीं हो सकता, हो जाता क्या चीज? स्टैटिक। 2008 ईस्वी में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दिया, 8 में मान्यता मिला। आज भी तो वो उस समय करंट था, 2008 में था करंट की। वर्तमान समय में किस नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता दिया गया है? गंगा को। अब क्या है? स्टैटिक जी के हो गया। मतलब समझ में आया? मतलब ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया धन विधेयक और वित्त विधेयक। हमने कहा सभी धन विधेयक भी वित्त विधेयक ही है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक, इसका संबंध करंट से है, इसका संबंध क्या? करंट के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष। इसी तरह से कहेंगे क्वेश्चन, सभी विविध, पहले करंट अफेयर्स ही था, लेकिन सभी करंट अफेयर्स विविध नहीं बन पाया क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो। जैसे अब नोबेल पुरस्कार 1901 में जिसको मिला था वो स्टैटिक है, वर्तमान में करंट है। आया 2024 में जो 25 से मिला है वो 3 साल के बाद क्या होगा? स्टैटिक होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई संशोधन नहीं होगा। तो हमने कहा ये चीज प्रत्येक किताब के लास्ट पेज में, विश्व का प्रमुख संसद का नाम, विश्व का यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा हुए है, विश्व का प्रमुख देश का गुप्तचर संस्था, सेना का प्रशिक्षण कमांडर कितना है। तो ये एक स्पेशल है जिसके लिए टेस्ट सीरीज को आप फॉलो अप करेंगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए आपको अलग से, हालांकि अगस्त से प्लान है कि ये आपको प्रत्येक सप्ताह, अगस्त से, चूंकि पिछले बार हुआ ही है, करंट का भी हुआ है, अगस्त से प्रत्येक शनिवार या रविवार को केवल ऑनलाइन मोड में सभी के लिए 100 क्वेश्चन का करंट, एक सप्ताह का या 15 दिन का करंट को उठाया जाए, उसका डिस्कशन के साथ आपको तैयारी कराता जाए, तो ये भी आपके लिए जरूरी हो जाएगा। तब अब हम लोगों का एक एक सब्जेक्ट लेंगे, एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो दूसरा सब्जेक्ट, जैसे इससे पहले अभी बायोलॉजी चल रहा था, बायोलॉजी खत्म हुआ इस बैच में, तो आएगा अब हिस्ट्री।
अब क्वेश्चन से इति जोरहास, ये भी तो वर्तमान जो करंट था 15 अगस्त 1947 को, क्या वो भाई आजादी हुआ तो 15 अगस्त 1947 आजाद के समय उस दिन करंट था, आज क्या है इतिहास है। आप जब मैट्रिक पास किए थे तो उस समय करंट था, अब क्या है इतिहास है। आपने 4 साल पहले मैट्रिक पास किया, आपने 5 साल पहले मैट्रिक पास किया, हमने 22 साल पहले मैट्रिक पास किया। 22 साल के कई लोग, कितने आदमी 22 साल से नीचे हाथ उठाइएगा, समझ सकते हैं। मतलब आप जब पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले हम मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन तक भी जा चुके हैं। कितने लोग इसमें, अच्छा 2000 ईस्वी के बाद वाले कितने लोग हैं इसमें? ओ बाबू सब तो अच्छा, तो इसका मतलब आपके जन्म से पहले हम स्नातक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। 95 98 सेशन था, 99 फाइनल रिजल्ट हो गया। 2006 से आपकी सेवा में है। 2006 से मैं बीपीएससी यूपीएससी को देख रहा हूं। पहले केवल 2 ही कंपटीशन की तैयारी कराते थे, बीपीएससी और यूपीएससी। 2010 ईस्वी में हाँ इधर वनडे कंपटीशन में भी पैर रखे और फिर इसी वनडे कंपटीशन को कंबाइंड कर दिए, फाउंडेशन बैच नाम दे दिए, जिसमें जीके जीएस एक बार पढ़ लीजिएगा तो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी, सब एग्जाम के लिए कहता है ना, सब एग्जाम के लिए एक अचूक दवा है फाउंडेशन बैच। एक बार फाउंडेशन बैच कर लीजिएगा तब जाके कोई टारगेट बैच, छोटा छोटा कोई बैच आएगा, 3 महीना 4 महीना का कोई बैच आएगा, तो वो बैच लेके रिवीजन करते हुए आप एग्जाम पास करेंगे तो आपका एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप पास कर देंगे। अब क्वेश्चन समझिए, इतिहास को कितने काल में बांटते हैं? प्री हिस्टोरिकल एज, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिकल एज, आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा कहेंगे हिस्टोरिकल एज। ऐतिहासिक काल, वह ध्यान से सुनिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है। पहले क्या प्रोटो हिस्टो, पहले प्री हिस्टोरिकल एज हो गया, दूसरा क्या हुआ प्रोटो हिस्टोरिकल एज हो गया, और तीसरा क्या हो हिस्टोरिकल एज हो गया। अब यहां से सुनिएगा, क्वेश्चन से एंशियंट नहीं, अभी एंशियंट की चर्चा हमने नहीं किया, अभी चर्चा किया क्या प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज और मतलब प्राक ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सुनिएगा, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का एक स्रोत है। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का केवल एक स्रोत है। वो स्रोत क्या है? पुरातत्व है, केवल आर्कियोलॉजिकल स्रोत है। लिखित स्रोत का अभाव था, लिखित स्रोत नहीं है, अतः इतिहास के इस काल को क्या कहेंगे भाई? प्राक ऐतिहासिक काल कहा गया। क्या कहेंगे? प्राक ऐतिहासिक काल कहेंगे भाई, प्री हिस्टोरिकल। इसके अंतर्गत पाषाण काल को शामिल करेंगे। प्रस्तर युग, पाषाण काल को क्या कहते हैं? प्रस्तर युग कहते हैं। पाषाण काल को क्या कहते हैं? प्रस्तर युग, मतलब चट्टान वाला पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
न पसंद। कल का टेस्ट में हाँ एगो चीज और बता दें, क्लास के साथ साथ अब आज से आपका पहला टेस्ट क्यों ना हो, आपका पहला क्लास क्यों ना हो, यानी कि पहले हम पढ़ लेते हैं, टेस्ट डिस्कशन को स्टार्ट कर दीजिए। आज जो पढ़ाए उससे मतलब नहीं, टेस्ट डिस्कशन जो आप यदि ऑफलाइन में देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो अभी चुपचाप 2-3 महीना यूट्यूब चैनल पे 8 बजे आते हैं हम डिस्कशन के साथ, तो सब काम धंधा छोड़ के, ऐसा नहीं कि खानों बना रहे टेस्टो दे रहे हैं, नहीं होगा। तो उसके लिए 2 घंटा वो समय मेरे लिए रिजर्व कर लेंगे कि यार टेस्ट के लिए 2 घंटा रिजर्व है। इससे क्या होगा, आपको नए नए क्वेश्चन बोध होगा, नहीं समझ में आ रहा चुपचाप सुनिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सुनिएगा, अपने आप दिमाग में बढ़ जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा पट से जाएगा उत्तर यहीं पर। आज इस बार कौटिल्या जीएस से जो जुड़े हुए स्टूडेंट होंगे बिहार पुलिस में, उनका रिजल्ट फाइनल है। क्यों? क्योंकि हमने लगातार 3 महीना से उनको वर्दी वाला टेस्ट में एकदम क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रिपीट करता रहा और क्वेश्चन का डिस्कशन करता वही क्वेश्चन सब पूछ रहा है डायरेक्ट। इसीलिए आप लोग को कहते हैं टेस्ट का शेड्यूल में जरूर रहिएगा। हाँ, यह कहना है कि हमको जिस तरह से क्लास आते हैं 9 बजे से क्लास आते हैं, 2 घंटा क्लास के लिए टाइम दिए हैं, तो 2 घंटा वो भी आपके लिए नेसेसरी है, एसेसरी नहीं है कि भाई दे लेते, ना ना नेसेसरी है। फूल के 2 अंग होते हैं। कहेगा सर आप तो 4 अंग बताए थे, फूल के कौन कौन अंग हैं? वेरी गुड, उसको 2 भाग में हमने बांट दिया, एक एसेसरी एक नेसेसरी। एसेसरी में बेटा कौन कौन? एसेसरी मतलब सहायक अंग, तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज सहायक अंग। अब पुंग के सर और स्त्री के सर, एंड्रोसियम गायनेसियम क्या है? नेसेसरी अंग। पुमंग एंड्रोसियम नर जनन अंग है और गायनेसियम मादा जनन अंग है। भाई नर और मादा रहेगा तब तो नया प्रोडक्ट होगा, और नर मादा रॉबिन कर केवल नौरे नौर है तो नया प्रोडक्शन कहाँ होगा? केवल मादे मादे है, नया प्रोडक्शन कहाँ होगा? नया प्रोडक्शन के लिए नर और मादा दोनों का होना जरूरी है। बाप माँ रहेगा तब ना बच्चा होगा, ऐसा तो केवल माइये माँ है तो बच्चा कहाँ से होगा? कहे सर आजकल में तो टेक्नोलॉजी है, IBM टेक्नोलॉजी, बकलोल है, उसके भी तो कोई ना कोई बाप रहा होगा। हाँ हाँ आते हैं ना, वही क्रॉस पोलिनेशन होगा, उसके लिए मेल होना जरूरी है ना। क्रॉस पोलिनेशन में क्या मान के चलो, क्रॉस पोलिनेशन हम लोग में क्रॉस पोलिनेशन के उसके लिए मेल होना जरूरी है, चाहे जो मेल हो। मेल और क्रॉस पोलिनेशन में क्या, एक फूल का दूसरे फूल के साथ, तो इसका ऐसा नहीं कि फीमेल का फीमेल के साथ, एक का मेल दूसरे का फीमेल, अपने ही फूल का मेल और अपने फूल का फीमेल हो गया तो क्या सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन तो हम लोग में क्रॉस पोलिनेशन है। ये आपका कोई इसमें से है जो माँ भी उसी परिवार के हैं जिस परिवार के पिता हैं? माता जी कहीं और के हैं, उनका मायके कहीं और है, बाबूजी का ससुराल कहीं और है, बाबूजी का घर कहीं और है, तो ये भी तो क्रॉस ही पोलिनेशन हुआ। अभी भी दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति है। टोडा जनजाति में सेल्फ पोलिनेशन, समलैंगिक विवाह की चर्चा है, समलैंगिक नहीं सहोदर विवाह की चर्चा है। पूरे भारत में एक ही जनजाति है जिसमें सहोदर विवाह होता है, भाई बहन में विवाह होता है, अपना भाई बहन में विवाह होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर लिंगानुपात टोडा जनजाति बहुत ही कम है। कई कई गांव में 1-2 महिलाएं हैं, लड़की एक बहुत कम है। तो भाई अब जो लड़की भाई पूरे गांव में कम है, तो वो लड़की जिस तरह से माँ बाप पंचाली देखे होंगे, तो यहाँ पर भी एक ही लड़की है, उससे 5-7 लड़का शादी के लिए, परिवार के ही लड़की परिवार के ही लड़की लड़का के बीच शादी है। तो टोडा जनजाति, और उसके अलावा उस जनजाति के अलावा और कोई जनजाति नहीं है और कोई जाति नहीं है जहाँ पर सहोदर विवाह होता है। मुस्लिम जाति में भी देखिएगा
एक मां से उत्पन्न संतानों में विवाह नहीं होता है। हाँ, बाप एक के है, माँ दू को है, तो दोनों के बीच में विवाह हो सकता है। हमने कहा एक मां के गर्भ से उत्पन्न संतान में शादी नहीं होता है। तो हमने कहा क्वेश्चन, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में केवल चट्टान से जानकारी मिला, केवल खुदाई से जानकारी मिला, खुदाई से प्राप्त उत्खनन से जानकारी मिला, क्योंकि उस काल का लेखन शैली का विकास नहीं हुआ था। अतः ऐसे काल को क्या कहेंगे? ऐसे काल क्या कहेंगे? इसके अंदर किसको कहेंगे? प्रस्तर युग को कहेंगे, पाषाण काल को कहेंगे, जिसमें 3 काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुआ था, आग का प्रयोग हुआ। नव पाषाण काल में क्वेश्चन, मानव ने पहली बार कुत्ता को पालतू बनाया मध्य पाषाण काल में। किसमें? लेकिन मानव ने पशुपालन किया नव पाषाण काल में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग। मानव ने पहली बार किसी जंतु को पालतू बनाया, और कौन से जंतु था? कुत्ता। किसको? कब? मध्य पाषाण काल में। लेकिन मानव ने पशुपालन स्टार्ट किया नव। मानव ने कृषि करना स्टार्ट किया नव पाषाण काल में। चक्का का प्रयोग किया नव पाषाण काल में। आग का प्रयोग किया नव पाषाण काल में। आग का खोज किया गया। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल किस काल के अंदर? समझ में आ गया? दूसरा आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उसे कहेंगे जिसके लिए जानकारी का 2 स्रोत है, एगो मधुबनी, एगो दरभंगा। कहना नहीं स्रोत है। एगो पुरातत्व तो है ही है, खुदाई से प्राप्त अवशेष तो है ही, एगो और है लिखित अवशेष भी मिला है। लेकिन लिखित अवशेष को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सुमन कुमारी का कुछ मैसेज आ रहा है, मैसेज को आप लोग चीट करिए, वहां पर कुछ जवाब दे दीजिए। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत को अभी तक लिखित स्रोत को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अतः ऐसे कालखंड को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे काल को क्या कहेंगे? इसके अंतर्गत केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल करते हैं, जिसे ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना। कहेगा सर क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े 10 बड़े बड़े लिपि का अवशेष मिला धौलावीरा से। कहां से? जहां से स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल था, तो 3 भाग में बटा हुआ था। पूरब में सामान्य लोग, पश्चिम में उच्च लोग, और बीच में क्या था? बाजार था। आया था बिहार पुलिस में पिछली बार क्वेश्चन सिंधु 16 वाले में कि वो कौन सा किरे जा रहा है एग्जाम देने, चले इनकलाब जिंदाबाद, अब की बार वर्दी हमार, जय कौटिल्या जय भैया, चल फाड़ के आना है। क्वेश्चन एडमिट कार्ड नहीं फाड़ दीजिएगा। अब यहां से हमने क्या ध्यान देना, हमने क्या कहा? सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि जो मिले हैं उसको अभी तक कोई पढ़वे नहीं किया है। पढ़ने का कई बार प्रयास किया, लेकिन अभी तक नहीं। कोई कह रहा है भाव चित्रात्मक है, अपनी भाव को चित्र के द्वारा बताया गया है। कोई कहता है वास्तु भेदन लिपि है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं। उर्दू फारसी में क्या होता है? दाएं से बाएं। इसमें क्या? पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, मतलब चल रहा है, चेन चल रहा है। तो आखिर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। इस काल में जो लिखित साक्ष्य मिला उससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिकल एज, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। वैदिक काल से लेकर आज तक के काल में, वैदिक काल से आज तक के काल में लिखित स्रोत भी है, पुरातत्व से भी अवशेष मिला है। आज भी उत्खनन से कहीं कांसे की मूर्ति मिल जाती है तो उसका रिसर्च होता है, यूरेनियम 235 पद्धति से उसका उम्र निकाला जाता है कि भैया यह कितने साल पुराना है। उत्खनन हुआ तो कोई ताम्र कलश मिल गया तो उसका यूरेनियम 235 से उसका उम्र निकाला गया। किससे निकाला गया? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अब यहां से क्वेश्चन, चट्टान, पृथ्वी, मकान, स्मारक, पर्वत, पठार, मैदान, सबके उम्र का निर्धारण
यूरेनियम पद्धति से। किससे बेटा? खड़े हुई आप, अब नहीं बोलिएगा तो खड़ा करेंगे। खड़े हुई आपके पीछे। बगल में रहे, उधर उठाई ना, हाँ उठा, उठ। देख रहे कार्बन डेटिंग आ रहा है। अभी हम कार्बन डेटिंग का चर्चा किए हैं क्या? अब कार्बन नामों ने लिए थे, तो नहीं बोलिएगा, क्लास में नहीं रहेगा तो यही हाल होगा। अभी कौन सा डेटिंग की चर्चा किए थे? देखो कार्बन का तो नाम, कार्बन नाम लिए थे क्या? वो ज्यादा सुन लिया। हम पढ़ा यूरेनियम, पढ़ लिया कार्बन। भाई ऐसे ऐसे पंडित जी का एगो बाद, एगो लड़का बड़ी बुद्धियार था, बियाह हो रहा था, पंडित जी उल्टा पुल्टा मंत्र पढ़ दिए। लड़का बड़ी टोक देता था, पंडित जी गलत मंत्र पढ़ रहे हैं। पंडित जी गुस्सा आया, कहे जजमान अपने से पढ़ लीजिए। काठी का उठिया, पंडित जी उठ के चल गए लड़का के सीट पर, और लड़का आ गया पंडित जी के सीट पर। कह देखिए हम तो एक एक मंत्र आपको पढ़ाते महाराज ने तरह, हम लोग नहीं पढ़े हुए क्या? परमेश्वर के साथ पढ़े हुए। ओ बाबू, ओ बाबू, सब मंत्र पढ़ा दिया, पंडित जी पढ़ लिया, सिंगार तक हो गया। कहता आप देख लिए ना, चला हटिए, हटिए, बिया हमर की तो देख लिया ना, यूरेनियम के बदले कार्बन पढ़ लिया। ऐसे ऐसे पंडित जजमान में हो जाएगा, कार्बन के बिया तोड़ा के बदले पंडित जी करके भाग जाएगा। भाई क्लास में बोलने का पड़ेगा, बेटा बेटी दोनों को कहते हैं, जब बोलवाए ना तो बोलिएगा क्लास में याद। ये सब बाहर के लिए थोड़ी है, घर के रिवीजन के लिए थोड़ी है। हमने कहा मिट्टी, पर्वत, पठार, मकान, स्मारक, मूर्ति, गुफा, शिलालेख, सबके उम्र का पता। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधा के जीवाश्म का, किसके? कार्बन 14, कार्बन तो कार्बन का दूगो आइसोटोप 12 और 14, यूरेनियम का दूगो आइसोटोप 35 और 38। 38 में रेडियो सक्रियता का गुण नहीं है, अब 12 में रेडियो सक्रियता का गुण। तो रेडियो सक्रियता का गुण किस में है भाई? तो कार्बन 14, यूरेनियम 200, यूरेनियम 200। तो यूरेनियम 235 का प्रयोग पृथ्वी, चट्टान, पर्वत, मूर्ति, मकान, गुफा, शिलालेख, सिक्का के उम्र का पता लगाया जाता है। और पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के उम्र का अवशेष जो जीवाश्म में, कहीं हड्डी खुदा हुआ, वो हड्डी प्राप्त हुआ, गधा की हड्डी, नींद आ रही है, गधा की हड्डी कहां से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। गधा की हड्डी आपको से हाथी का कपाल खंड कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। हाथी का स्कल, गधा की हड्डी हड़प्पा, घोड़ा की हड्डी सुरकोटदा। कहां से? घोड़ा कहां से? घोड़ा कहां से? हाथी कहां से? मोहनजोदड़ो। हाथी कहां से? गधा, गधा। तो अब वो हड्डी मिला, हड्डी का उत्खनन हुआ, तब पता चला रे भाई ये तो 2350 ईसा पूर्व का है। अब यहां से आपको एगो समझ में आएगा, बीसी और एडी इतिहास में चर्चा होती है। बीसी का मतलब होता है बिफोर द क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले की घटना। और ईसा मसीह के जीवन काल को जीरो मान लिया गया। ईसा मसीह के जीवन काल को क्या मान लिया गया? जीरो मान लिया। ईसा को जब सूली पर चढ़ाया गया, उसके ईसा के बाद का पीरियड को अन्ना डोमेनी कहा गया, एडी कहा गया, जिसे केवल ईसवी लिख देते हैं। एक ईसा से पहले, ईसवी पूर्व, ईसा से ईसवी। तो हमने क्या कहा? 2350 ईसवी पूर्व में उम्र का पता लगा। किससे? कार्बन 14 से। कार्बन। अब यहां से क्वेश्चन, तो या आदि ऐतिहासिक काल में किसको शामिल करेंगे? केवल हड़प्पा सभ्यता, केवल सिंधु घाटी सभ्यता को शामिल करेंगे। तब आते ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में दो स्रोत है, एक पुरातत्व भी है और एक लिखित भी है। एक पुरातत्व भी है और एक, और लिखित तत्व को, लिखित स्रोत को पढ़ा जा चुका है, अतः उसे
साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में सिद्धीकरण हो पा रहा है, प्रूफ किया जा रहा है कि भैया ऋग्वेद में लिखा हुआ है आर्य सबसे पहले मध्य एशिया से चले, सप्त सिंधु प्रदेश में आकर रुके। आज भी सप्त सिंधु प्रदेश से पंजाब में सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के द्वारा बने गए दुआब को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। आर्य मध्य एशिया के कई क्षेत्र से होकर, तो मध्य एशिया आज भी है, ईरान इराक वाला क्षेत्र आज भी है। सिंधु क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई प्रकार के नदी की चर्चा है, जो अफगानिस्तान की कुछ नदी है और पंजाब के क्षेत्र की कुछ नदी है, वो नदी आज भी है, भले उसका नाम उस समय कुछ और था, अभी कुछ और है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णी नदी की चर्चा किया गया, जिस पर दसरा का युद्ध हुआ था। परुष्णी आज भी है, रावी नदी, जिस पर थीनमान परियोजना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो पहले था वो आज भी है, भले उसका नाम चेंज है। ऐसे काल को क्या कहेंगे? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, आज भी लुम्बिनी है नेपाल के तराई में, उत्तर प्रदेश के सीमा में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महाबोधि मंदिर बोध गया, आज भी महाबोधि मंदिर बोध गया है। और वहां पर जो बोधि वृक्ष है वो चौथा जनरेशन का है। क्या जनरेशन का? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, आज भी सारनाथ है मध्य प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश, वाराणसी सांची है मध्य प्रदेश। अब इस सांची का स्तूप जो भारत का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। तो हमने क्या कहा, इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का दो स्रोत है, साहित्य है, लिखित कहेंगे, और पुरातत्व कहेंगे। और पुरातत्व और साहित्य से मैच करता हो उस इतिहास को क्या कहेंगे? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास नहीं पता कर पाया, कहा कि भाई क्या क्या कुछ होगा इसे अंदर, जबकि स्पूनर के द्वारा उसका उत्खनन किया गया। कहा कि भैया ये तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा किया, और फाहियान के बाद कुमारगुप्त प्रथम की जो भीलसन अभिलेख है वो उत्खनन के द्वारा पता चला। जो किताबों में लिखा हुआ था वो उत्खनन के द्वारा पता चला कि भैया सही में यह बहुत बड़ा विश्वविद्यालय कॉलेज था। तो पुरातत्व और साहित्य दोनों जब मैच कर जाए, प्रूफ हो जाए, तो ऐसे काल को, वैदिक काल से लेकर आज तक के काल को क्या कहेंगे? क्वेश्चन जगह, शाहजहां ने मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनाया। कहां ताजमहल बनाया? एग्जाम है, आजा बेटा आजा, रिजल्ट ले, चल ऑल द बेस्ट। कहां सेंटर दिया? चलो इंदिरा धन्यवाद, खूब बढ़िया से बना के आना, ठीक है। आज सब तुरंत हम लाइव आएंगे, तो जो भी क्वेश्चन होगा बोलते जाइएगा। चलो ऑल द बेस्ट। हमने क्या कहा ध्यान, शाहजहां ने किसकी याद में? ये तो तुरंत ही एक बार में याद हो जाता है। कहां पर? भाई वो याद हो जाता है। यही पूछता है, आगरा का किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। आगरा फोर्ट अकबर ने बनाया, और ताजमहल शाहजहां। लाल किला प्रदीप कुमार ने। अच्छा वो शाहजहां पक्का। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखा, और इल्तुतमिश ने पूरा करा। फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर की मंजिल निर्माण कराया, सिकंदर लोदी ने भी कुछ मरम्मत। तो हमने क्या कहा, किताब में लिखा हुआ कि भाई दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया, कुतुब मीनार का नींव रखा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बना। आज भी ये सब है, जो किताब में है वो साहित्य में है, जो प्रत्यक्ष में है या खुदा जो अवशेष खत्म हो चुका है। तो उत्खनन से पता चला कि भाई राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज भी राजगीर में सप्तपर्णी गुफा है। आज भी बराबर की पहाड़ी है जिसमें अशोक ने 4 गो गुफा का निर्माण किया था। आज भी गुप्ता धाम है, बराबर की पहाड़ी गया जहानाबाद के बीच में। वहां पर अशोक ने आया था बिहार पुलिस वाला 16 तारीख में। अशोक के किस अभिलेख में कोई लेख नहीं लिखा हुआ है। लोमस ऐसी गुफा अभिलेख
जो बराबर की पहाड़ी में। आप मोबाइल में क्या कर रहे हो? नहीं सो हम नहीं सुधरेंगे ना, हम नहीं सुधरेंगे। सर कितनों पसीना चुआते रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि सब एक के बार में पास कर जाएगा तो फिर सर का क्लास खाली नहीं हो जाएगा। हाँ, इसीलिए सब एक के बार में नहीं पढ़ लेना। हाँ, धीरे धीरे पढ़ना है। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का 5 वर्ष योजना लगा के पढ़ना है। तुम्हारा क्या पता चलेगा? उनसे पूछो जिनको 1 साल का समय मिला। जो परिवार, जिनको परिवार तिरस्कार कर दिया है कि नहीं तोरा जाओ, तोरा पढ़ाइए तो पढ़ाइए, फिर भी हिम्मत है कि कुछ करके जाएंगे, तो वही परिवार सैल्यूट ठोकेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब मीराबाई राजस्थान में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए तो उनका पति, उनका दामाद, उनके शादी हुआ, शादी के कुछ दिन के बाद पति का देहांत हो गया। तो राणा सांगा के वंशज थे भाई, वह तिरस्कार कर दिया, क्योंकि उनको पति में मन था उनका। उन्होंने अपने पति को मान लिया था भगवान कृष्ण को, उनको सम्राट से भगा दिया, बाल तल काट के सम्राट से भगा दिया। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपने रास्ते पर चल रहे थे। एक दिन वही हुआ कि वही कृष्ण भक्ति के इतने बड़े स्टार प्रचारक बन गए कि ससुर जी इनवाइट किए तब जाके बुलाए, और सब लोग कृष्ण भक्ति में समाये, कृष्ण भक्ति में सम्मिलित हुए। तो हमने क्या कहा, अभी आपको कोई परिवार के लोग तिरस्कार करते हैं, आपको कोई घबराना नहीं है, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप अपना रिजल्ट देकर परिवार को सैल्यूट करवा सकते हैं। ये एक नहीं, हजारों के बीच होता है। माता पिता से झगड़ा करके भाग गए, माता पिता तिरस्कार कर दिया, जाओ तोरा कुछ भी हो तू जानो। उस कंडीशन में थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते, लेकिन हमने कहा ना हिम्मत नहीं हारना है। जब आपका रिजल्ट हो जाएगा ना, तो वही माता पिता कहेंगे, वही घर के अन्य सदस्य कहेंगे, इसको तो हम इसीलिए छोड़वे किए थे। कहते जाओ बेटा 1 साल कम से कम माया मुख्य नगरी से दूर होएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम इसके रिजल्ट को, हम इसके क्वालिटी को पहचान गए थे। पता है तोरा मन में क्या था, वो तो हमरा, अब तू हमरा थोड़े तेरा, हमरा सम्मान, हमारा रिजल्ट का सम्मान कर रहा है। उस कंडीशन में आपको और इज्जत मिलता है। तो एक लाइन कहेंगे, हम सुधर जाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे, नहीं हम सुधर जाएंगे। अब यहां से क्वेश्चन तीनों का तीनों एक एक लाइन में लिख लेंगे। टाइम हो गया पक्का? तो इसको अपने मन से लिख के आइएगा कल, पक्का पक्का? एक बार खाली बता दीजिए क्वेश्चन से, प्री हिस्टोरिकल एज किसे कहेंगे? नहीं बोलिएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। प्री हिस्टोरिकल उसे कहेंगे इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का केवल एक स्रोत है। कौन सा? केवल आर्कियोलॉजिकल स्रोत है। जैसे पाषाण काल कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? पाषाण काल। वो समझे इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का 2 स्रोत है, पाषाण भी है, पुरातत्व भी है और लिखित भी है। लेकिन लिखित सोच को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अतः सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहेंगे? और इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में जानकारी का 2 स्रोत है, लिखित भी है, पुरातत्व भी है। और पुरातत्व को अभी तक साक्ष्य को सिद्ध किया जा सका है। क्यों? क्योंकि लिखित स्रोत को पढ़ा जा चुका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर आज तक सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। कौन सा? आज सिंधु घाटी सभ्यता से पहले क्या था? पाषाण काल, प्रस्तर युग, पाषाण काल को मानव ने पहली बार किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। पाषाण काल में क्वेश्चन से सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग हुआ? तांबा का। कांसा का पहली बार प्रयोग हुआ। तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया, तो पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा का प्रयोग हुआ। अतः कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन चेक, वैदिक काल में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग था? तांबा का। वैदिक काल में सबसे ज्यादा तांबा का। सिंधु घाटी सभ्यता काल में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग था? सिंधु घाटी सभ्यता काल में सबसे ज्यादा किस धातु का प्रयोग था? सोच के बोलिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता काल में सबसे ज्यादा, सबसे पहली बार किसका यूज किया गया सिंधु घाटी सभ्यता काल में? बैठिए
इज्जत बचेगा। अब यहां से क्लियर हो गया। हाँ, तो ये सर लिख के लाइएगा कल, और आज ही से मंगल दिन है, आज ही से टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर दीजिएगा। चाहे जो टेस्ट हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएस शिक्षक हो, कौटिल्या जीएस का टेस्ट आप कोई भी पास करने वाला, चाहे पढ़ो कहीं से, रिजल्ट होगा टेस्ट से, ये पक्का है। दुनिया का कोई भी टीचर ये नहीं बताएगा। जो लड़का पास करता है ना, उससे पूछना कि आप कौटिल्या जीएस के टेस्ट कभी देखते हैं? देखते क्या क्या 100 में 80% बताएगा। चाहे पढ़ रहा है कोनो कोचिंग से, वो टेस्ट भले ही वो हाइड करके देख रहा है, लेकिन टेस्ट देखता है, डिस्कशन देखता है अपना ही, क्योंकि उसको पता है कि टेस्ट डिस्कशन या प्रदीप सर में क्रोमियम लगा हुआ है, जो जंग लगने की कोई संभावना है ही नहीं। तो फिर हम लोग कल इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? चलिए भाई, आज की सेवा यहीं विराम। बायोलॉजी वाला, अरे